हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय विज्ञान, अध्याय 10 किशोरावस्था की ओर। बचपन मतलब बाल्य अवस्था से किशोरावस्था की ओर जब हम जाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या होता है, वो हम इस पाठ में देखेंगे। उससे पहले हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे कि किशोरावस्था होती क्या है। जैसे मैंने अध्याय 9 में आपको जनन के बारे में पढ़ाया था, जननांक हम पढ़े थे, तो वो जननांकों की परिपक्वता कैसे होती है, तो वो होता है बेटा आपका किशोरावस्था के अंदर। तो किशोरावस्था होती क्या है, तो देखिए जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। अब देखो जीवन काल में आपकी बचपन से आपकी वृद्धि होती है, जब से आपका जन्म हुआ होता है, तो जीवन काल का वह अवधि या वह समय जब शरीर के अंदर परिवर्तन आता है, वो भी कौन सा परिवर्तन, जिससे जनन परिपक्वता आती है लड़कों में और लड़कियों के अंदर जनन परिपक्वता उत्पन्न हो जाती है, वो परिवर्तन आता है, उस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। और ये किशोरावस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की रहती है। कब से? 11 से लेकर 18 या 19 वर्ष। इंग्लिश में उसको टीन्स कहते हैं। तो देखो टीन्स का मतलब होता है 13, 18 या 19। देखो 13 से मतलब 13 to 18 या 19, तो टीन्स का यहाँ पर मतलब यही होता है। और यहाँ उनको हम बोलते हैं टीनेजर्स। और किशोरावस्था का भी हम उनको क्या नाम से जानते हैं, टीनेजर्स भी कहा जाता है। अब आप इस अवस्था में होंगे तो आपने देखा है कि किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबाई में वृद्धि है ना, स्वर यंत्र में मतलब अपने स्वर में परिवर्तन, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, लड़कियों में है ना सीने के भाग का बढ़ना, शरीर पर है ना लड़कों के बाल आना जैसे बगल में, सीने पर, और जननांगों का क्या होना, विकास होना। इस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। और इस अवस्था के आधार पर हम लड़की और लड़के के परिवर्तन को देख सकते हैं और उनको अलग कर सकते हैं। आपको समझ में आया? अब हम किशोरावस्था से यौवनावस्था में आना प्रारंभ करते हैं, जो आपके 19 वर्ष की आयु के बाद भी जो यौवनावस्था होती है उसके अंदर। अब यहाँ पर यौवनावस्था में कौन कौन से क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले आप इस परिभाषा को अपनी कॉपी में लिखिए। अभी हमने बोर्ड पर देखा था यौवना आरंभ होने वाले परिवर्तन कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हमने देखा था उसमें लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवना आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। देखो बेटा लंबाई के अंदर क्या होता है बच्चों, सबसे पहला जब वो यौवना अवस्था में आता है उस दौरान सबसे अधिक जो दृष्टिगोचर परिवर्तन है वो होता है लंबाई में। आपने देखा है ना, लंबाई में आपके भाई बहन भी क्या होते हैं, आपसे लंबे दिखाई देते हैं। इस शरीर की लंबाई अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों की हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा होता है। अब देखो क्या होता है इससे, इस समय में क्या होता है, इस समय के अंदर उनके हाथ पाँव की हड्डियाँ क्या होती है, मजबूत होती है और लंबी होती है। इस कारण उनका शरीर क्या दिखाई देता है, हमें लंबा दिखाई देता है। तो लंबाई में वृद्धि समझ में आया। अब देखो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है जहाँ लड़के और लड़कियों की आयु दे रखी है कि 8 से लेके 18 वर्ष के बीच में लड़के और लड़कियों की लंबाई कितनी वृद्धि होती है। तो आप देख रहे हो हम टेबल से पता कर सकते हैं, इस तालिका से पता कर सकते हैं कि लड़कियां लड़कों के अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। जहाँ वहाँ 72% लड़का बढ़ रहा है 8 साल में, तो लड़कियां 77% बन रही है। तो तालिका देखकर ही हम मापन कर सकते हैं कि लड़कियों की लंबाई लड़कों से तीव्रता से बढ़ती है। अब देखो पूर्ण लंबाई की गणना कैसे कर सकते हैं, वर्तमान लंबाई लिख सकते हैं, उसकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत हम यहाँ से देखकर लिख सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं 100 से गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आपको बताया एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है उसकी लंबाई 120 है, तो 120 मतलब कहाँ पर आ जाएगा,
75% के आसपास हो जाएगा, ठीक है, लड़के का। तो मैंने क्या लिख दिया नीचे, भाई वर्तमान आयु का प्रतिशत 75 गुणा 100, फिर आप करोगे तो वो आपका आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब तालिका को देखकर, इस क्रियाकलाप से हमें क्या पता चलता है कि जो लड़कियां होती है वो लड़कों की अपेक्षा प्रारंभ में अधिक वृद्धि करती है। देखो, प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, 18 वर्ष की आयु तक दोनों क्या करते हैं, अपने अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई की वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। अब देखो बेटा, जैसे अलग अलग व्यक्ति होते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया, जैसे अब बच्चों अलग अलग व्यक्ति होते हैं उनकी वृद्धि की दर भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे आप हो, आप और आपका भाई है, तो वो क्या एक साथ बढ़ते नहीं ना, उनमें भी अलग से वृद्धि होती है, तथा बाद में यह धीमी होती जाती है। यौवना आरंभ में ये बहुत तीव्र होती है, बहुत तेजी से हम बढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम यौवना आरंभ से है ना गुजरते जाते हैं, वैसे ही हमारी गति कैसी होती जाती है, धीरे, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। और क्या बोल रहे हैं, जबकि कुछ क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। देखो ये आपका चार्ट है, पहले तो क्या है, बहुत बढ़ रही है, फिर यहाँ जाने के बाद धीमी होती जाती है। पहली तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। अब क्या बोल रहे हैं, हमारे शरीर के अंग समान रूप से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के साथ हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते। कभी कभी हम किशोरों को देखते तो हाथ पांव क्या होते, थोड़े बड़े होते दूसरे शरीर के अंगों से, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग की वृद्धि पर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है, मतलब अच्छा दिखता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती या नहीं होती। आपकी हाइट जैसे यदि आपके मम्मी के जैसी है तो आपके भाई की, आपके पापा के जैसे होगी, तो वो व्यक्ति उस परिवार में किसी न किसी से उसके बराबर होगी। पर इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है। जीन जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, उसके ऊपर निर्भर करती है। परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। अब जब हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है तब हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। यदि आप आहार सही से ग्रहण नहीं करोगे तो आपकी वृद्धि नहीं होती है। यह अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। ये क्या बोल रहा है, अस्थियों और पेशियों और शरीर के अन्य भागों में क्या करता है, सही ढंग से वृद्धि करने में हमारी सहायता करता है। कौन, पोषण। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि किशोर की क्या क्या पोषक आवश्यकताएं होती है। फिर आपका दूसरा परिवर्तन है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। शरीर के आकार के अंदर कैसे परिवर्तन होता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। आप देखना, आपके जो मित्र हो, आपसे छोटे हो, उनके कंधे की चौड़ाई और सीने की चौड़ाई आपके कंधे और सीने की चौड़ाई से कम होती है। इसका कारण यह है कि वे यौवना आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं, जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। और लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा होता है, लड़कों में क्या होता है, जो कंधे और सीना होता है वो चौड़ा होने लगता है जैसे ही वो यौवना आरंभ में आते हैं, और लड़कियों में जो कमर का निचला हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है, और लड़कियों की जो शारीरिक पेशियां है, ठीक है, लड़कों की, वो लड़कियों की अपेक्षा एकदम अच्छी और गठी हुई दिखती है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़के एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं, जैसे स्वर में परिवर्तन। स्वर मतलब आवाज़ में। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है। फटने मतलब भारी हो जाती है। यौवना आरंभ में स्वर यंत्र तथा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। अब देखो बेटा, आपका स्वर यंत्र जो आपके गले के अंदर होता है, जिसे हम लैरिक्स कहते हैं, उसके अंदर वृद्धि होना प्रारंभ करता है। आपने लड़कों का देखा है ना, गले के बाहर ऐसे उभरा हुआ हमें एक दिखाई देता है, लड़कियों में वो नहीं होता है पर हमें दिखाई नहीं देता। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की और सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि उभरे हुए भाग की तरह वो दिखाई देता है। देखो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र के अंदर ये आपका, ठीक है, जिसे हम
एडेमस एप्पल या कंठमणि कहते हैं और उसको क्या कहा जाता है, कंठमणि। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, ये हमें सामान्य रूप से दिखाई नहीं देता है। तो आज आप देख सकते हो लड़कों और लड़कियों की, आप आपकी बहन की देखना, कंठमणि दिखाई देती है। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारव वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। लड़कियों की आवाज़ तीखी है ना होती है, और जो लड़के होते हैं उनकी आवाज़ भारी होती है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों के अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भराने लगती है। आपने देखा है ना, कुछ बच्चों की आवाज़ ऐसे हार्श जैसी होती है, आवाज़ फटने लगती है। जब हमें खांसी होती है तब भी ऐसा होता है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है, सामान्य। तो आपको पता चला एप्पल एडेमस, बेटा ये आपका होता है। देखो बच्चों, ये आपके गले में है, इसको हम बोलते हैं एडेमस एप्पल। उसके बाद है श्वेत एवं तेलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोरावस्था में सफ़ेद एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर क्या होती है, फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं। तो देखो, तेल और जो श्वेत ग्रंथियाँ, श्वेत मतलब जिससे पसीना बाहर आता है, ऐसे आपकी लाल ग्रंथियाँ वो सब होती है। तो तेलीय ग्रंथियाँ होती है, उसमें क्या होता है, अत्यधिक स्राव होना शुरू होता है, जिससे यौना आरंभ में लड़कों और लड़कियों के चेहरे पर फुंसियाँ होती है। जब आप भी यौना आरंभ में आओगे तो आपको भी ये बदलाव देखने को मिलेंगे। फिर है जनन अंग का विकास। अब जनन अंगों का विकास होता है। हमने पिछले अध्याय 9 में 9.1 और 9.2 में दिखाए गए मानव जननांगों का पुनः अवलोकन कीजिए। अब आपने देखे थे उसके अंदर मानव जनन अंग, मैंने आपको पढ़ाए थे, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, वही। यौना आरंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिशवन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से वो विकसित होते हैं। वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ होता है, ये मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। तो ये आपके थे जनन अंगों का विकास। उसके बाद है मानसिक, बौद्धिक और संवेदात्मक परिपक्वता प्राप्त करना। मानसिक मतलब बुद्धि, आपका मस्तिष्क से, बौद्धिक सोचने की क्षमता, संवेदनशीलता मतलब दूसरों के प्रति संवेदनशील होना। तो देखो, किशोरावस्था व्यक्ति में सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी होती है। कोई छोटा बच्चा सोच सकता है, कुछ ज़्यादा नहीं, पर किशोरावस्था में आप सब बहुत कुछ सोचते हो। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। देखो, छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता कि उनके लिए गलत क्या होता है, सही क्या होता है, और जैसे ही आप बड़े होते हो, है ना, जैसे किशोर हो जाते हो तो आप स्वतंत्र रूप से अपने लिए कुछ सोचते हो। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है, बुद्धि का विकास होता है तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। इसलिए उनको कोई भी काम करना हो तो सोचने विचारने में वो समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। क्या बोल रहे हैं कि वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन की यह वह समय है जब मस्तिष्क में सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि किशोरा अवस्था में आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। ये क्या बोल रहे हैं, कभी कभी वो क्या होता है, किशोर शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने का प्रयास करता है और स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसको सभी चीज़ की सूझ होती है। परंतु किशोर होने के नाते आपको समझाना चाहिए और उस समय जब वह असुरक्षित सा महसूस करता है तब आपको किशोर को सब कुछ समझाना चाहिए, जो होने वाले परिवर्तन है उनको, कि असुरक्षित महसूस का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है। जो भी परिवर्तन उनके शरीर में हो रहे हैं, उसके मानसिक, बौद्धिक, संवेदात्मक जो भी परिवर्तन हो रहे हैं शरीर में भी, वह उनके शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहा है और ये प्राकृतिक है, ये आपको उनको समझाना चाहिए। उसके बाद हमारा आ जाएगा गौण लैंगिक लक्षण।
बाद में आपका क्या है, गौण लैंगिक लक्षण है। आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग है। हमने पढ़ा है कि बेटा वृषण और अंडाशय हमारे क्या है, जनन अंग है। वे युग्मक अथवा शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था बेटा। युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होता है। जब लड़कियां युवा अवस्था में आती है तो उनके स्तनों का क्या होता है बेटा, विकास होता है। तथा लड़कों के चेहरे पर क्या आते हैं बेटा, बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं। अब ये लक्षण क्या करते हैं बेटा, लड़कियों को लड़कों से पहचानने का कार्य करने में सहायता करते हैं। अतः हमें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, गौण लैंगिक लक्षण। क्या कहा जाता है बेटा, इनको गौण लैंगिक लक्षण। क्यों इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है, क्यों इन लक्षणों से हम लड़के लड़कियों को पहचान सकते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आते हैं। लड़कों और लड़कियां दोनों में ही बगल तथा जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में क्या होते हैं बेटा, बाल होते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब देखो बेटा, जो किशोरावस्था के अंदर जितनी भी परिवर्तन होते हैं वो हार्मोन्स जो आपके शरीर में होते हैं उनसे नियंत्रित होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा, एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। यह अंतःस्रावी अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित होते हैं, या ग्रंथियों द्वारा या अंतःस्रावी जितनी भी आपके तंत्र है उससे क्या होते हैं बेटा, स्रावित होते हैं। यौन आरंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन का स्रवण प्रारंभ करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, जैसे ही किशोरावस्था यौनावस्था शुरू होती है, जो वृषण है ना, वृषण आपका जनन अंग, वो पौरुष हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का स्रवण करते हैं। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है, जिसके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा, हमने ऊपर देखा। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना। और लड़कियों के यौनारंभ के स्त्री हार्मोन कौन सा बेटा, एस्ट्रोजन। आपसे प्रश्न पूछा जाता है लड़कों में कौन सा, लड़कियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो उनका उत्पादन करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां और दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती है। क्या होती है बेटा, दुग्ध, जिससे वो बच्चों को क्या करते हैं बेटा, दूध पिलाते हैं, वो वाली ग्रंथियां उनमें विकसित होती है। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है। अब ये जितने भी हार्मोन्स है उनका नियंत्रण क्या होता है बेटा, एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसके द्वारा वह स्रावित होती है। जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। अब जनन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के अंदर हार्मोन की क्या भूमिका होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है। अभी क्या बोल रही है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां है वो हार्मोन के अंदर रुधिर प्रवाह में क्या होती है बेटा, स्रावित होती है, क्योंकि रुधिर ही हमारे पूरे शरीर के अंदर बहता है, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल पर पहुंच जाते हैं। जहां उनको जाना है वो रुधिर उनको वहां पहुंचाता है। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां है। वृषण एवं अंडाशय में लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। ठीक है, आपके गले में थायराइड है तो बेटा वो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने कभी कभी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन से क्या होता है बेटा, नियंत्रित होता है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन के स्रावन को नियंत्रित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। देखो यहाँ पर है बेटा, एक टेबल बनाइए। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। रुधिर प्रवाह से वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है और यौनावरण के समय शरीर में परिवर्तन करता है। तो ये बेटा हमने अभी क्या देखा, ये जनन प्रक्रिया में जो लिखा था उनको इस टेबल के रूप में उन्होंने लिखा। उसके बाद आपका आता है मानव में जनन काल की अवधि। अब मानवों में जनन काल की अवधि कौन सी होती है, जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्म उत्पादित करने लगते हैं। अब किशोरों में शुक्राणु और अंडाशय अंडाणु अंडे का निर्माण करना शुरू करते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जनना अवस्था, अब यहाँ पर स्त्रियों की बात करें बेटा, स्त्रियों में जनना अवस्था का प्रारंभ यौना आरंभ से हो जाता है। अब ये क्या बोल रहे हैं, स्त्रियों के अंदर जो जनना अवस्था है उसका प्रारंभ कब हो जाता है बेटा, यौना आरंभ
10 से 12 वर्ष में हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौना आरंभ पर अंडाणु क्या होते हैं बेटा, परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है। अंडाशयों में क्या होता है बेटा, एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। और लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल में क्या होता है बेटा, एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार क्या होती है बेटा, मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। इस अवधि में, कौन सी अवधि में, जब निषेचन की प्रक्रिया हो रही 28 से 30 दिन के अंतराल में, वो कैसी हो जाती है बेटा, गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। हमने गर्भाशय के बारे में पढ़ा था अध्याय 9 के अंदर, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है, मतलब रक्तस्राव होता है स्त्रियों के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऋतुस्राव या रजोधर्म। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, मतलब महीने में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौना आरंभ में होता है, मतलब यौना का आरंभ होता है, तो पहला ऋतुस्राव होता है जिसे हम कहते हैं रजोदर्शन। लगभग 50 से 30 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना क्या हो जाता है बेटा, रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने पर रजो निवृत्ति कहते हैं। अब देखो रुकना रजो निवृत्ति कहलाता है और आना रजो धर्म कहलाता है। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा इसके नियमित होने के कुछ समय लगता है। प्रारंभ में यह अनियमित होता है, बाद में क्या होता है बेटा, वो नियमित होता है। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। ये क्या बोल रहे हैं, ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण किससे होता है, हार्मोन से। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होता है, उसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल होता है। अब ये भी क्या है बेटा, हार्मोन से नियंत्रित होते हैं। यदि अंडाणु का निषेचन होता है तो विभाजन करता है और गर्भाशय की अवस्था में स्थापित होता है, तो रजोधर्म ऋतुस्राव नहीं होता। अगर नहीं है तो रजोस्राव होकर वो अंडाशय क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, जैसा कि हमने पिछले अध्याय के अंदर पढ़ा था। तो आपको इतना समझ में आया बेटा। अब हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि संतति का लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। आया बेटा समझ में? धन्यवाद बच्चों।